नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपको होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के आज का टॉपिक, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में हम 1857 की क्रांति के समय का कार्यकाल पढ़ रहे थे। जिसमें मैं आपको इससे पहले जब पूरे भारत में कैसे वो अपने अपने सेना के टुकड़े स्थापित किए थे और कैसे वो कंट्रोल स्थापित करते थे, फिर कैसे हस्तक्षेप किए जमींदारी क्षेत्र में। तो हमारे 1857 क्रांति से पहले ही यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो थे यहाँ विद्रोह कर रहे थे, उनका फिर उनके लोग किस तरीके से दमन किए, कैसे संधि करते थे, जहाँ इनको डर लगता था वहाँ संधि करते थे। इस तरीके से जो ओवरऑल नॉलेज हम ले चुके थे, उसमें हम आपको सुहागपुर का विद्रोह पढ़ा चुके थे, जिसमें आप गुरूर सिंह, रणवंत सिंह और रंगाजी बापू का नाम जानते हैं। तो उस विद्रोह से 3 नाम आप जोड़ के याद रखिएगा, ठीक है। और जो भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व वकील थे सतारा के राजा के रंगाजी बापू, ये भी आप याद रखेंगे, सुप्रीम क्वेश्चन बन सकता है। अब हम उसके बाद उदयपुर में आ गए थे। उदयपुर का आपको लोकेशन में समझा चुका था, मगर फिर से समझाता हूँ आपको कि उदयपुर राजकुमारों को विद्रोह तब देख रहे हैं कि 1857 देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति समय हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 1852 से आपको कुछ ना कुछ यहाँ जिक्र मिलेगा इतिहास में, विद्रोह वहां से देखने मिलेगा आपको। मगर 1857 क्रांति के समय इसका जुड़ाव है, इसका कुछ हिस्सा जुड़ गया, इसलिए हम इसको 1857 क्रांति से जोड़ के पढ़ते हैं ताकि हमको एक साथ याद रहे। तो उदयपुर वर्तमान छत्तीसगढ़ में आपको बताया था कि जब हम 1905 में जब हमारा नक्शा बन के तैयार हुआ छत्तीसगढ़ का, तो ऊपर सरगुजा संभाग के जुड़ा है वर्तमान रूप में, वहीं पे उदयपुर रियासत है। और उदयपुर जो है सरगुजा रियासत के अंतर्गत एक करद राज्य था। तो उदयपुर आप नाम देखिए ना, सरगुजा रियासत आप नाम देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि सरगुजा रियासत हम देखते हैं कि यहाँ के जो शासक रहेंगे वो रहेंगे बलवंत सिंह देव, बलवंत कुमार सिंह देव, ऐसा कुछ है नाम है उनका, बस देख लूँ आपको ताकि मैं आपको बता सकूँ। हाँ, बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह देव, ठीक है। तो जो सरगुजा रियासत है, यहाँ के इस समय शासक थे बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह देव। तो सिंहदेव सरनेम आपको याद हो रहा होगा कि किससे जुड़ा हुआ है, और उदयपुर सरगुजा संभाग के आसपास का बात है। तो सरगुजा रियासत के राजा का बात हो रहा है, और सरगुजा रियासत के राजा के नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह देव। तो कहीं ना कहीं ये टी.एस. सिंहदेव अर्थात उनके पूर्वज थे। तो वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो टी.एस. सिंहदेव है ना, तो उनके ये पूर्वज थे। और जिस तरीके से आप देखें कि छोड़िए उस बात को रहने दीजिए, अभी वो ज़्यादा विद्रोही बात हो जाएगी। तो बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह यहाँ के जो थे, बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह देव, वो सरगुजा रियासत के राजा थे। और उनके जो एक अंतर्गत जो करद राज्य था उत्तर उदयपुर, जो कि इनको कर दिया करता था, उदयपुर के जो शासक थे वो थे कल्याण सिंह, और इनके 2 भाई थे शिवराज सिंह और धीरज सिंह। तो कल्याण सिंह और शिवराज सिंह, धीरज सिंह, ठीक। अब ये 4 नाम आप देख रहे हैं, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, धीरज सिंह, एक भाई माने एक फैमिली। और एक तरफ देख रहे हैं सरगुजा रियासत, जिसमें हम नाम देख रहे हैं बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह देव, ठीक है। तो अब आइए, अब हम लोग ऊपर से कहानी लेते हैं, फिर इसके अंदर प्रवेश करेंगे कि ये जो शासक होते हैं अपने उदयपुर के जो होते हैं, है ना, इन लोगों को क्या करते हैं, अंग्रेज लोग उदयपुर के क्षेत्र को ना कब्जा करना चाहते हैं, और उदयपुर के जमींदारी क्षेत्र को कब्जा करके अपने क्षेत्र के अंतर्गत मिला करके उसको खालसा भूमि बनाना चाहते हैं अंग्रेज लोग। और खालसा भूमि बनाने का मतलब ये होता है कि खालसा भूमि बनाने का मतलब ये है कि आप उस क्षेत्र को डायरेक्ट शासन के अधीन रखेंगे, और वहाँ के जो भी उपजाऊ क्षेत्र होता है, अंग्रेज देखेंगे कि सिर्फ उस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि लेते हैं, उसके खिलाफ ज़्यादा जल्दी दमन करते हैं, या वहाँ जबरदस्ती कोई समस्या क्रिएट करेंगे। जो बहुत उपजाऊ, जो बहुत फायदेमंद, जो बहुत लाभकारी क्षेत्र हो, वहाँ पे अंग्रेज लोग ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं क्योंकि उनको अधिक से अधिक धन निकालना था। तो जहाँ उनको लालच हुआ कि भाई यहाँ बहुत धन दौलत मिलेगा, उस क्षेत्र पर कब्जा किए और उसको फिर खालसा क्षेत्र घोषित कर दिया। और खालसा क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो शासक अपने अंग्रेज प्रशासन या मराठा प्रशासन को भी अपने पास रखता था, और वहाँ का सब तरीके का काम अपने हाथ में रखता था, ठीक है। तो खालसा क्षेत्र होता था। बाकी जो दूसरों को ठेके में देता था वो जमींदारी क्षेत्र था। तालुकदारी पढ़े, फिर ताहुतदारी पढ़े, वो सब हम पढ़े ही अलग अलग राजस्व के लिए। तो आप देख समझिए कि क्यों क्यों इनका विद्रोह हुआ। तो अब इनको क्या हुआ, उदयपुर इनके नजर में आ गया। उदयपुर यार अपने लिए बहुत लाभकारी क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग को कोयले वोयले सबका भंडार मिलेगा। तो एक काम करते हैं अपन, और उस तरीके से वन रूप से भी समृद्ध है, तो उस तरीके से वो अपने को वन के रूप में भी वहाँ से अपने को फायदा मिलेगा। तो इन्होंने समझ गए। मगर वहाँ का शासक है कल्याण सिंह, उसके भाई है शिवराज सिंह, अब देख ही रहे हैं, और धीरज सिंह। इन लोग को हमको वहाँ से हटाना पड़ेगा। अंग्रेज सोचे किसको हटाना पड़ेगा, कल्याण सिंह जो शासक है और उसके 2 भाई धीरज सिंह, शिवराज सिंह को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए लोग फायदा उठाया है, वहाँ की जो परंपरागत रूप से जो संस्कृति स्थापित हुई उनका फायदा उठाए। जहाँ पे होता था, तो इस तरीके से ना वहाँ पे एक आदिवासी क्षेत्र है भाई, तो वहाँ पे एक मानव वध हुआ था। मानव मतलब किसी मानव को जान से मार दिया गया था। उस वध का इल्जाम ये लगा देते हैं, झूठा इल्जाम लगा देते हैं, मनगढ़ंत इल्जाम लगा देते हैं कि शिवराज कल्याण सिंह और उसके भाइयों ने एक इंसान को जान से मार दिया। देख रहे हैं दिमाग, देख रहे हैं आप,
कुछ भी लगा सकते हैं इन लोग, भाई उनका शासन था। तो इन्होंने झूठे आरोप में फंसाया कि कल्याण सिंह और उसके भाई शिवराज सिंह और धीरज सिंह एक आदमी को जान से मार दिए हैं, और क्योंकि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, अर्थात इनको ले पकड़ के जेल गिरफ्तार किया जाए और जेल में भेज दिया जाए और उनके शासन को अपने अंतर्गत ले लिया जाए। तो अंग्रेज लोग सोचे कि बस बहुत आसान है, अपन जाएंगे, लोग पकड़ेंगे, जेल में डाल देंगे, और ऐसे करके सोच लिए। ठीक है, तो हम आते हैं इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया। फिर देखेंगे इनको पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर साथ फिर लोग आएंगे, फिर विद्रोह कर देंगे, दमन कर देंगे, और अंग्रेज लोग वापस जाते हैं इनके ऊपर आक्रमण करने, कब्जा करने। तो अंग्रेज लोग बहुत पीटते हैं इन लोग, भाई लोग, और कुटान पीटते हैं कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, और इन लोग बहुत मार मारते हैं, कुटान पीटते हैं। तो फिर ये बोलते हैं कि भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है अकेले की, तो एक काम पर क्या करें। तो बस यहाँ पे आ जाता है जिसपे मेरे को बहुत शर्म आती है अपने क्षेत्रीय मतलब राजनीति जब पढ़ता हूँ या क्षेत्रीय जब मैं वंश पढ़ता हूँ, तो उसमें ऐसी ऐसी घटनाओं में बहुत शर्म महसूस होती है। उन्होंने फिर इसमें सरगुजा जो रियासत के जो राजा थे बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह, अंग्रेजों ने उनकी मदद से कल्याण सिंह को पराजित करते हैं, और इस क्षेत्र को, क्योंकि बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह जो है वो कल्याण सिंह उनके भाइयों को पराजित करने में, उनको हराने में अंग्रेजों की मदद करते हैं। तो खुश होकर के फिर उन्हीं को उपहार स्वरूप कि जाओ तुमने हमारा बहुत मदद किया है, तो जाओ हम तुमको देते हैं, ताकि वो और समर्पित हो जाए। एक तो तुम पहले ही अपने क्षेत्र के जिनका सहयोग करना चाहिए ताकि हम अंग्रेजों को मार के भगा सके, तुम पहले उनका तो विरोध कर रहे हो, और ऊपर उनको हराने में सहयोग भी कर रहे हो। एक तो तुम भाई या तो उनकी तरफ से मिलकर अंग्रेजों को मारो, वो तुमने किया नहीं। दूसरा, तुम जब वो नहीं करना तो तुम भाई मैं पूरा अपना हाथ काट के रखो, तो नहीं, तुम अंग्रेजों के पक्ष में जाकर के लड़ रहे हो। ये बहुत शर्मनाक बात है। और देखिए हमारे जो क्षेत्रीय राजनीति है इसका भी आप देखिए रूप की, हमारे वंश में आज भी ऐसे ऐसे वंश के जो इतिहास के जो राजा हैं, हालांकि पूर्वजों का सजा के वो भी वर्तमान में नहीं दिया जाता है, अपने रूप में टी.एस. सिंहदेव बहुत ही उत्तम काम करते हैं और अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं लोगों की मदद के लिए। मगर फिर देखिए कि हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की खासियत देखिए कि जिनके इतिहास में जिनके पूर्वजों ने हमारे ही क्षेत्र में अंग्रेजों का राज फैलाने में ऐसा ऐसा काम किया है, हम उनके प्रति भी इतने समर्पित है कि आज उनको अपने मंत्री के रूप पद में हम स्थापित कर चुके हैं, और उनको अपने मुख्यमंत्री के रूप में भी हम देखना चाहते हैं, है ना। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की क्या बोलते हैं उनको स्वभाव का प्रदर्शन करता है कि हमारा छत्तीसगढ़ कितना सहज है, कितना सरल है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि कल्याण सिंह और उनके भाइयों को उदयपुर के जो राजा थे बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह देव, वो हराने में मदद करते हैं अंग्रेजों की। तो हम आते हैं तो सन 1852 ईस्वी में उदयपुर के शासक कल्याण सिंह और उनके दो भाई शिवराज सिंह रहते हैं, जिनको झूठे आरोप में अंग्रेजों द्वारा कि उन्होंने मानव वध किया है, जेल भेज दिया जाता है, रांची का जेल। अब रांची का जेल भेज दिया इनको, ठीक है, आप समझ गए बात को, इनको रांची का जेल भेज दिया। सब अपने आप में लाइन है, किस भी आरोप में भेजे, मानववध के आरोप में, क्वेश्चन प्री का किस जेल भेजे, रांची जेल भेजे। ठीक है, कौन शासक कौन थे, उदयपुर के जो उदयपुर शासक नेतृत्व करता कौन थे, कल्याण सिंह। उनके दो भाई का नाम क्या था, ये थे। इनका नाम ना देकर कभी कभी इनका ही नाम दे दे। और कब की घटना, 1852 की घटना है। तो ये प्री के हिसाब से 1 2 3 या मिला करके 4, ठीक, 5 6 क्वेश्चन ही पीछे एक लाइन से बन गए। ठीक है, देख रहे हैं प्री के हिसाब से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो कहानी समझा रहा हूँ मैं से लिखना है आपको। फिर आता है सन 1857 ईस्वी के आसपास का बात। सन 1857 की क्रांति की गूंज रांची तक पहुंच जाती है, तो रांची जेल में ये है। और जब रांची गूंज तक पहुंचती है तो रांची पर कब्जा हो जाता है क्रांतिकारियों का। तो वहां पे 1857 क्रांति अब रांची तक फैल गई है। वहां जो क्रांतिकारी होते हैं वो पूरा रांची का जो जेल है जहाँ पे बंद है कल्याण सिंह और उनके भाई शिवराज सिंह और धीरज सिंह, ये वहां पे जेल में बंद है। इनको बंद कर दिया अंग्रेजों ने झूठे इल्जाम में 5 साल पहले ही 52 में, आपको याद रहेगा। तो इनको मौका मिलता है कि क्रांतिकारियों का यहाँ पे जेल में वो हो गया, तो अंग्रेज लोग यहाँ से भगते हैं दब के, तो रांची छोड़ने मजबूर हो जाते हैं अंग्रेज वहाँ के क्रांतिकारियों से डर करके। तो जैसे यहाँ से अंग्रेज छोड़ के भगते हैं, इनको लगता है कि अब मौका है, तो तुरंत कल्याण सिंह और शिवराज सिंह और धीरज सिंह वहां से निकल के भाग जाते हैं जेल से, और तुरंत निकल के भागते हैं और वापस अपने उदयपुर की रियासत में आ जाते हैं। ठीक, तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेते हैं उदयपुर का। मैं बताया ना, देखिए शुरू में क्या किया अंग्रेज लोग कि इनको जेल में डाल दिए और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिए उदयपुर का। मैं बताया था ना, खालसा क्षेत्र के लालच में, जिस क्षेत्र में वो लालच है वहां कुछ इल्जाम लगाएंगे मानववध जैसा। ठीक, तो उसके बाद आप समझ में आ गया कि रांची पर कब्जा होता है जब 1857 के क्रांतिकारियों का। तो रांची छोड़ने पर मजबूर जाते हैं अंग्रेज, और इसी का फायदा उठा करके कल्याण सिंह और उनके भाई जो है जेल से भाग जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पहुंचते हैं। तो रांची जेल से फांद कर उदयपुर आ गए राजकुमार तीनों। ठीक है, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह और आपका धीरज सिंह। ठीक, और पुनः अपना क्षेत्र पाने में सफल हो गए कि फिर अपने उदयपुर आते हैं भाग के तुरंत रांची से, क्योंकि भाई सुबह का बोले शाम को वापस कहाँ आता है, घर आता है। तो भाई इनको भी कहाँ जाना था, घर ही जाना था। तो वापस अपने क्षेत्र आते हैं और फिर से अपना शासन स्थापित करते हैं कि हम उदयपुर के शासक थे, हैं और रहेंगे।
ठीक, तो अपना पूरा वापस पूरा अपना राज क्षेत्र पाने में सफल हो जाते हैं। तो कंपनी प्रशासन प्रतिनिधि जो कि तहसीलदार रहते हैं यहाँ पे, उस समय मैं बताया खालसा क्षेत्र घोषित हो गया, और खालसा क्षेत्र में जो शासन को संचालन करते थे वो रहते थे तहसीलदार। तहसीलदार को लोग टुट्टा पिटान पीटे, देख कोहनी मारे, मार मार के बोले दादा बड़ मारी सो, ऐसा मार मारे और उदयपुर छोड़कर भाग गया। जो तहसीलदार उस समय का भयंकर पिटान पीटे इसको, और डर में भागी कि दादा भाग भाग भाग, एवं बहुत मारी। और इन लोग इसको जान से क्यों नहीं मारे बोलेंगे आप, तो मैं बताता हूँ जान से इसलिए नहीं मारे क्योंकि आपको बताया था तहसीलदार, नायब तहसीलदार का पद, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, सहायक डिप्टी कमिश्नर, ये भी थे भारतीयों का पद। मतलब ये जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार का पद, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, सहायक डिप्टी कमिश्नर, जो पद थे ये केवल भारतीयों के लिए रखे गए थे। तो इन्होंने अपने मानवता का परिचय दिया कि ये भी हमारा भारतीय व्यक्ति है इस पद पर, तो इसको यहाँ पे हम कुरकुटान पीटते हैं ताकि इसको समझ में आए कि अंग्रेजों को मदद नहीं करना चाहिए, बाकी इसको जान से नहीं मारेंगे क्योंकि भारतीय है। तो इस तरीके से इन्होंने इनको डराया धमकाया, मारा पीटा, इनको बोले ठीक है जा अपना जान बचाओ, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से करके भगा दिए इनको। तो उदयपुर छोड़कर भाग गए यहाँ से जो तहसीलदार रहते हैं, और उन्होंने जाकर शिकायत कर दी, मगर भाई औकात से बजाएंगे नहीं, अपने हरकत से बजाएंगे नहीं, ये नहीं समझ सबक आ जाए। जाकर शिकायत कर दी है वहाँ पे जाके डिप्टी कमिश्नर को रायपुर आकर के, ए मालिक मालिक मेरे बहुत कुटी ने भाई, बड़ मार मारी ने, उसकी मार मारी ने कि मोर हालत खराब हो गई, तो कुछ तो कर, तो आदमी मतलब पीटा थे इसने थोड़ी चली है। तो फिर वो आगे जोश में डिप्टी कमिश्नर, इसने कैसे होगी इस मोर राज में, मैं हो चार्ल्स इलियट, रुक बताता हूँ मल्ला। नहाले अंग्रेजी सेना राजकुमारों का विद्रोह दमन करने के लिए आई, अंग्रेजी सेना आई इनके शिकायत करने पे, जो कि असफल रही क्योंकि इनको जो राजकुमार थे देख ठोकान ठोके। उन लोगों को पता था कि हम ऐसा हरकत अब कर रहे हैं तो हमारे सामने से आएंगे लोग, सेना लोग आएंगे अंग्रेजी सेना, और अंग्रेजी सेना को पराजित करने के लिए देखिए आप छत्तीसगढ़ के जो जितने क्षेत्रीय राजवंश है ना, ये आप देखेंगे कि गुरिल्ला पद्धति है ना, छापा मार पद्धति, इसमें बहुत कुशल थे। तो जब भी अंग्रेज लोग आते थे अपना घोड़ा वोड़ा में बैठ के, ये अचानक से हमला करते थे, काटपीट मारते थे, फिर तुरंत गायब। जो वर्तमान में बस्तर के नक्सलवाद के जो नक्सलाइट जो है वो यूज करते हैं इस पद्धति का, जो कि शिवाजी जी के समय सबसे ज्यादा फेमस था। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर और आपका ये सब छापामार युद्ध नीति, तो वो उनका कुशल परिचय देते हुए, क्योंकि ये कुशल थे उस विद्या में, इन्होंने अंग्रेज सेना को मार के भगा दिया। तब समय आ गया आपका 1859 ईस्वी। देखिए अब मैं बताया कि 57 में भागे, 57 में आके राज ले लिए, और फिर 57 से 59 तक 2 साल आराम से वापस आके अपने अंग्रेज लोगों को कुछ उखाड़ नहीं पाए, और वो 2 साल आकर के अपने क्षेत्र में फिर से राज कर रहे हैं। 52 में कैद हो गए, 4 साल जेल में रहे, वहां से भागे 57 में आगे अपने क्षेत्र में आगे 57 में, 57 से 58, 58 से 2 साल अपना राज किए मस्त से, कुछ नहीं उखाड़ पाए अंग्रेज इनका, पर हर बार सफल हो गए। 1859 ईस्वी में फिर सरगुजा रियासत के जो महाराज थे अंग्रेज लोग जब प्रोत्साहित हुए कि भाई हमन के बस के बात नहीं है भाई, एवं बहुत कूट कूट मारते भाई गुरिल्ला पद्धति यूज कर करके, तो एक काम करना है दई, तो बोलते क्या करो, तो जो ओच कला में जो निपुण है, जो ओच मन की जैसे टैलेंट वाला हो ही ओच तो ओच से टकरावा दे। कहने मतलब क्या है, कांच को कांच से टकराओ, लोहे को लोहे से टकराओ, बस सोच के भाई को भाई से लड़वाओ। इन्होंने भी वही किया, और सरगुजा रियासत के महाराज बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव को बोला कि देखिए महाराज जी, हम अंग्रेज अधिकारी है, हमारा भारत पे राज है, और हाँ अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हम आपको ये क्षेत्र जो उदयपुर, जो हम पहले हमारे क्षेत्र में था, इतिहास में कभी हमारे ब्रिटिश साम्राज्य में मिले थे उदयपुर, अभी हम आपको दे देंगे। और इनकी आंख में बंधी हुई थी पट्टी भी, और इनके दिमाग में था तेज भी। दोनों चीज क्यों बता रहा हूँ, आंख में पट्टी इसलिए क्योंकि देख रहे हैं कि जो सरगुजा रियासत के अंदर रहने वाला जो उदयपुर था, जो इनको कर देता था, वो पहले से इनका क्षेत्र था, उसको अंग्रेज लोग पहले कब्जियां हैं, तो अंग्रेज इनके दुश्मन हुए, मगर इनको दिखा नहीं आंख में बंधी पट्टी की वजह से। और इनका दिमाग तेजी इसलिए था क्योंकि इनको पता था कि जो अंग्रेज है मेरे हो गए उम्र, ठीक, और मैं भी अंग्रेज से युद्ध नहीं कर पाऊंगा, और अंग्रेज पूरे भारत के शासन अगर सही मायने में चाह ले तो मेरा भी वंश समाप्त कर देंगे अगर मैं इनका मदद नहीं किया तो अपने लोगों को जान के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए, और इस तरीके से मगर मदद तो किया ही भाई, मगर आप एक राजपूत है तो आपको परिचय देना चाहिए कि मर जाएंगे मगर डरेंगे नहीं, जान जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए। मगर उन्होंने ऐसा परिचय ना देकर के अपने दिमाग का परिचय दिया, दिल से परिचय ना देकर के। और बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव ने सहयोग प्राप्त कर दिया अंग्रेजों को इनको हराने के लिए, और क्योंकि ये भी उसी तरीके की युद्ध पद्धति में माहिर थे तो इन्होंने कल्याण सिंह को पराजित कर दिया 1860 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 1852 में उनको जेल में डाला गया और 57 में भाग कर गया, 57 से 60 तक अपने क्षेत्र में रहे ये,
फिर 60 में इनके ऊपर आक्रमण कर दिए यहीं के शासक की मदद से, और इनको सहयोग के बदले और इनको 1860 में इनको पराजित कर दिए, कल्याण सिंह को और उनके भाइयों को। और क्योंकि ये सहयोग किए हैं कहीं ना कहीं बिंदुश्री प्रसाद सिंह देव, तो इनको गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप कि आप हमारा मदद किए हैं, लीजिए आपका क्षेत्र जो हम पहले से कब्जे आए थे आप ही का क्षेत्र था, मगर आप ही को दे रहे हैं, जाइए जाइए, बहुत एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर। इस तरीके से बुर्बक बना दिए इनको। तो सहयोग के बदले उदयपुर रियासत इनको दे दिए, बिंदुश्री प्रसाद सिंह देव को उपहार में दे दिए। और बिंदुश्री प्रसाद सिंह देव जी बोले ठीक ठीक, बहुत खुश हम, आप लोग हमारा इतना मदद किया, हम बहुत खुश हैं, हम आपको मदद किया, आप हमारा मदद किए, सब भाई भाई बराबर बराबर। तो आपको इस तरीके से बहुत रोचक तरीके से आपको पता चल गया होगा उदयपुर राजकुमार का इतिहास, जिसमें आप नाम देखें शिवराज कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, धीरज सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह देव, बिंदेश्वरी पाठक। बिंदेश्वरी पाठक से नाम याद रखें, बिंदेश्वरी प्रसाद जो पाठक हैं वो आपके सुलभ शौचालय के जो प्रमुख हैं, वो इनका नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे याद रहेगा पूरा। और कैसे 1857 की क्रांति का फायदा मिला इनको, इसलिए वो भाग के वापस आ पाए, इसलिए 1857 की क्रांति के समय में इनको पढ़ रहे हैं, जबकि विद्रोह 1852 के समय से ही है ना। मगर उसका जो मेन रूप से विद्रोह किए 1857 क्रांति में, जब जेल से भाग गया उसके बाद विद्रोह किए, अंग्रेजों को कैसे कुरकुटान पीटे, तहसीलदार को मार के भगाए वहां से, आप देख चुके हैं। फिर इस तरीके से आप पूरी कहानी समझ चुके हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं, अरे पीछे आपको ले चलो पहले भाई मेरे, ताकि लोगों को लगता ना, अरे यार हम पढ़ भी, हमको पता भी नहीं चला। वो बता दो आपको कि हम सुहागपुर का विद्रोह पढ़ चुके थे, ठीक, जिसमें रणमंत सिंह, गुरूर सिंह और रंगाजी बापू का नाम देखे थे। रंगाजी बापू जो कि भूतपूर्व वकील रहे थे सतारा के राजा के, इसलिए वो नियम कानून बताए थे चार्ल्स इलियट को कि भैया तुम संधि करो, हम 3-5 मत करो सुहागपुर क्षेत्र में, तो हमारा भी यहाँ बहुत चलता है, मरवा देंगे तुमको, ठीक। तो हम सुहागपुर विद्रोह पढ़े थे, आपको शॉर्ट में बता भी दिया। और जस्ट अभी हम उदयपुर राजकुमार का विद्रोह पढ़े, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा सोनाखान विद्रोह, संबल विद्रोह, हनुमान सिंह विद्रोह बनेगा। तो मैं आपको एक चीज इतिहास में एकदम स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ कि मैं वो सोनाखान विद्रोह लेकर के आऊंगा, वीर नारायण सिंह ने आए, उन्होंने विद्रोह किए, उनको स्मिथ पराजित किए, एक बार फिर जेल में डाल दिए, फिर वो निकले, फिर जेल से भाग गए, फिर विद्रोह किए। मैं ऐसा छोटा मोटा इतिहास नहीं पढ़ाने वाला। आज सोनाखान का जो पूरा ऐतिहासिक महत्व है, जिसकी वजह से क्यों यहाँ पे अंग्रेजों का नजर गड़ा हुआ था, वहां से लेकर के क्यों, और यहाँ के जमींदारों में क्यों इस तरह की भावना थी कि अपने देश के प्रति ये लड़ते थे, झगड़ते थे और अपने देश के लिए खड़े रहते थे, इस सब का जो पूरा समग्र निचोड़ है, उस पूरे के बारे में बताऊंगा मैं। तो तैयार हो जाइए, एक महान कहानी जो हमारे छत्तीसगढ़ की धरती पे जमी थी और हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास को बहुत गौरवान्वित करती है। और जैसे हम आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े नाम सुनकर हम बहुत प्रफुल्लित होते हैं, इतिहास में बहुत खुश होते हैं कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, इतने बड़े बड़े नेतृत्व करते हुए। उस तरीके से आप अपने क्षेत्रीय राजनीति पर भी, अपने क्षेत्रीय इतिहास पर भी गर्व करेंगे। इस तरीके से मैं आज आपके सामने एक महान कहानी रखने जा रहा हूं, जिसमें हम जिक्र करेंगे सोनाखान का विद्रोह का। और मैं बता रहा हूं जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं उस तरीके से किसी पुस्तक में अगर दे दिया है, और अगर दिया तो पुस्तक में ही होगा, मैं दो तीन पुस्तक पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, तब तक कंटेंट रेडी कर रहा हूं, तो 2-3 पुस्तक तो पढ़ेंगे, फिर आप वैसे समझेंगे। मगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं अगर वैसा मिल गया तो मेरा नाम आज से, मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम आज प्रतीक सिंह से हटा के तुम लोग पर्चा फाड़ गुरु रख देना, ठीक है, पर्चा गुरु जी, ठीक। चलिए पर्चा खोल गुरु जी। चलिए आते हैं सीधा सीधा, तो सोनाखान विद्रोह हम पढ़ेंगे। और बहुत, तो पहले आप फील कीजिए इसकी गर्माहट को, इसके महसूस को, कि यार सोनाखान विद्रोह सर बोल रहे हैं, मतलब वो छोटा मोटा बात नहीं बोल रहे हैं कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में इतना गौरवान्वित कर सकते हैं अपने इतिहास में, अपने आने वाले बच्चों को ये कहानियां सुना सकते हैं। उस तरीके का ये महत्व है इसका, तो हम उस पर देखते हैं अब। और हम चालू करेंगे अब सोनाखान विद्रोह। जिस सोनाखान विद्रोह को चालू करने से पहले मैं सोनाखान के बारे में आपको एक समझ विकसित करा दूं कि सोनाखान विद्रोह में आप देखेंगे कि इनका एक ऐतिहासिक महत्व था। अर्थात ऐतिहासिक महत्व, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कलचुरी थे, कलचुरी के बाद अब जब रघुनाथ सिंह हुए और उसका फिर आप देखेंगे अमर सिंह हुए, उन लोग सब आप देखेंगे कि फिर कलचुरी के बाद मराठा आ गए, मराठा आने के बाद फिर देखेंगे कि अब अंग्रेज आ गए। तो मैं बोलता हूँ कि कलचुरी आ गए, मराठा आ गए, एरिया आ गए, अर्थात सोनाखान जमींदारों का इतिहास इतना पुराना है, इतना पुराना है, जो कलचुरी के समय से स्थापित होकर के, कलचुरी काल से स्थापित होकर के, कलचुरी काल में, मराठा काल में और अंग्रेजों के काल में आप 1857 की क्रांति तक पढ़ेंगे। अब आप समझ रहे हैं, श्री वीर नारायण सिंह न पढ़ करके हम उन समय से इनका महत्व पढ़ेंगे। और उस समय इनका महत्व यह था कि कलचुरी लोग अपने क्षेत्र को जमींदारों के हाथ में दिए थे, जो अपना शासन अपने क्षेत्र में रखते थे उसको खालसा क्षेत्र बोलते थे। उसके अतिरिक्त जितने क्षेत्र होते थे वो जहाँ जमींदार रहते थे, आपको पता ही है। तो जमींदार जो होते थे, वही मैं बताया था कि रघुनाथ सिंह जो थे अपने क्षेत्र, अपने पुत्र के गम में डूबे हुए थे, और इसलिए उनके जो 6 जमींदार लोग थे जो उनको सेना सहायता प्रदान करते थे, उनको भी वो नियंत्रण स्थापित नहीं रख पाए, इसलिए फिर उनका जब आक्रमण करता है
मराठा सेनापति भानुमंत, तो वो लड़ और नहीं पाते और विद्रोह, हम बोलते हैं बाबा माफ करो हमको। बस जिक्र क्या किया, जमींदारी लोग उनको सेना सहायता प्रदान करते थे बस। और सोना खान क्या है, सोना खान एक जमींदारी क्षेत्र थी, शुरू जमींदारी क्षेत्र थी। और कलचुरियों को वो शुरू से ही रघुनाथ सिंह जो थे उनके उससे भी पहले भारेंद्र साय जो है, या बाहर साय जो आप जानते हैं, ठीक है, जिन्होंने कोषागार बदला था, छुरी कोसगई की थी, उनका नाम जिनका आप जानते हैं नाम जिक्र, ठीक है, क्योंकि 1400 से 1485 से लेकर 1500 के आसपास के कार्यकाल में उनका राज था, भारेंद्र साय का, जो कि कलचुरी शासक है। उन्होंने सोना खान जमींदार को उनकी सैनिक सहायता के बदले प्रसन्न होकर के कि आप इतने कुशल सैनिक सहायता हमको उपलब्ध कराते हैं, इतने कुशल आप वीर हैं, योद्धा हैं, अर्थात वीर नारायण सिंह के खून में ही बहुत बड़े बड़े वीर पराक्रम सैनिकों का खून दौड़ रहा था, और कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। उनके पूर्वज वंशज ही सैन्य सहायता प्रोडक्ट सबको उपलब्ध करवाते थे। इसका मतलब है कि शुरू से ही बहुत ज्यादा कुशल युद्ध नीति के धनी रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने सैन्य सहायता दी, तो भारेंद्र साहब बोले कलचुरी शासक। कलचुरी काल में चलिए आप, अभी कलचुरी काल हम देखेंगे, फिर मराठा काल हम देखेंगे, फिर हम अंग्रेजों काल देखेंगे। तो हम कलचुरी काल में हैं यहाँ पर, और कलचुरी काल समय भारेंद्र समय के समय आ चुका हूँ। और भारेंद्र समय ने बोला कि हम आपके सैन्य सहायता से प्रभावित हुए सोना खान के जमींदार, हो जाइए, हम आपको सोना खान की जमींदारी देते हैं और वहाँ आसपास के 12 गाँव देते हैं जो पूर्ण रूप से आपके हैं, आप उनका पूरा इस्तेमाल, आप हमको एक भी कर मत दीजिएगा, कर मुक्त ग्राम के रूप में हम आपको देते हैं। उस क्षेत्र में आप अपना जमींदारी चलाइए और अपने 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 पीढ़ी का, अपने परिवार का पेट पालन कीजिए, और आपको बिना कर एक भी कर नहीं देना है। हम आपसे प्रसन्न होकर उपहार स्वरूप बिना कर लिए वाला क्षेत्र आपको देते हैं। तो कलचुरी शासक भारेंद्र साय उनकी सैन्य सहायता के बदले सोना खान के जमींदारों को सोना खान जमींदारी दे दी। अर्थात आप समझ रहे हैं कि इनकी जब कलचुरी है तब से इनके हाथ में वो जमींदारी क्षेत्र है, और वो भी इस रूप में है कि इनको कोई कर नहीं देना था। मतलब इतने ज्यादा इन लोगों का इतिहास जो था इतना गौरवान्वित करने वाला था कि सोचे बिना किसी कर के इनको क्षेत्र दे दिया गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं वहाँ उनकी जो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी आएंगे, तो भाई होता है ना कि 500 साल से मेरी फैमिली यहाँ पे रही है, 1000 साल से मेरी फैमिली यहाँ पे शासन संभाल रही है, राज कर रही है, और कैसे आपको अपना क्षेत्र सौंप दो अंग्रेजों को, भाई इसलिए विद्रोह करूंगा ही, जैसी बात है, आज भी आप करेंगे। तो वैसे ही था। तो इनके पूर्वज जो थे कलचुरी कालीन, जो आप नाम देखिए कि मैं किनका नाम जिक्र किया हूँ, भारेंद्र साय का या बाहर साय का, तो हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए, वो लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे यहाँ कहानी में, आगे तो आपको जानकारी मिलेगी ही। तो बाहर साय या भारेंद्र साय ने इनके पूर्वजों को जो सोना खान जमींदार क्षेत्र थी, ये उनके सैन्य कौशल के बदले में उपहार स्वरूप दी थी। फिर आप देखेंगे कि हम पढ़ते हैं वीर नारायण सिंह, मगर मैं इनका पूरा वंश ही पढ़ाता हूँ। इनके पूर्वज में आगे बढ़ते 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 कई पीढ़ियों के बाद एक शासक हुए राम राजे कोई और न होकर के वीर नारायण सिंह जी के थे दादा। अर्थात कौन है ये, इनके जोड़ के दादा, ये इनके पिता, और ये इनके ऐसा करके, ठीक, इनके पिता और इनके दादा, इनके ही दादा, और इन्हीं के थे ये पुत्र गोविंद सिंह, ठीक, पुत्र। तो देखिए आप जो सिर्फ राम राय एक अलग टुकड़े में पढ़ते हैं कि राम राय विद्रोह हुआ, फिर अंग्रेज अधिकारी आए, वहाँ इनका दमन किए राम राय के विद्रोह का, और फिर उनको जीवन भर बोले कि देखो तुम विद्रोह मत करना, तो बोले ठीक है जीवन में कभी विद्रोह नहीं करूंगा। फिर उनको बोले कि ठीक है, तो वापस वो सोना खान जमींदार क्षेत्र दे दिए। तो सिर्फ राम राय पढ़ते हैं और पता नहीं था वीर नारायण सिंह के जी वो पिता है, तो पता चलेगा वीर नारायण सिंह जी के पिता है, उनके खून में विद्रोह करना इसलिए। और राम राजे वीर नारायण सिंह जी के दादाजी, मतलब ये राम राजे, उनके पुत्र राम राय, उनके पुत्र वीर नारायण सिंह, उनके पुत्र गोविंद सिंह, ठीक। तो हम आगे पूर्व से जुड़े इतिहास अब देख लिए। उस तरीके से पूरे क्रम में बढ़ते 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 अब आप देखेंगे कि अंग्रेजों के कलचुरी के बाद कौन आ जाते हैं इनके शासन पे राज करने, आते हैं मराठा शासक लोग। तो जब मराठा शासक यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन अपना चलाते रहते हैं रघुजी प्रथम के कार्यकाल तक, तब भी जब वहाँ उस समय यहाँ पे शासक जो होते हैं सोना खान जमींदारी के जो शासक होते हैं या जो जमींदार होते हैं सोना खान के, वो होते हैं राम राजे सिंह, या सिर्फ राम राजे के नाम से इनको जानते हैं। तो राम राजे जी जो कि कलचुरियों के अप्रत्यक्ष काल में जब शासक यहाँ रहते हैं सोना खान जमींदारी क्षेत्र में, वो रहते हैं राम राजे सिंह, जो कि मराठा काल में शुरू में राज शासक रहते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया। और जब मराठे जब शुरू में आए इनके समय में, तो मराठा के दो देखे थे आप, मराठा का एक देखा आप अप्रत्यक्ष, ठीक, अप्रत्यक्ष याद रहे आपको, और फिर आप देखेंगे प्रत्यक्ष, जहाँ से बिनबा जी आएंगे।
तो जब तो अप्रत्यक्ष था तो इस क्षेत्र पर कोई कर नहीं लगा, अर्थात इनको कोई कर नहीं देना था। जिस तरीके से कलचुरिया इनकी इज्जत मान सम्मान की रक्षा करते थे, उस तरीके से इनका इस समय भी मान सम्मान बना हुआ था मराठों के आने की शुरुआत में भी। मगर जैसे ही बिंबाजी आते हैं तो इनको देना पड़ता है कर के रूप में, केवल मगर कर ना दे करके इनको कर के रूप में अब इनसे सहयोग लेते हैं बिंबाजी, और बोलते हैं कि ठीक है आप कर मत दीजिए, हमको कोई टकोली धन मत दीजिए, मगर एक काम कीजिए आप, क्योंकि सोना खान जो कि बहुत समृद्ध वन क्षेत्र में स्थापित है, तो आप एक काम कीजिए वहां से हमको इमारती लकड़ी दे दी। आपको पता वहाँ पे आप आसपास आप पढ़ते हैं, वहाँ पे सीता नदी है ना, सब पढ़ते हैं आप, वो क्या बोलते हैं आपका सीता धमतरी में हो गया, वहाँ पे आप अभ्यारण वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सारा बहुत घना वन है बलौदा बाजार। तो आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि अब जब बिंबा जी आ जाते हैं यहाँ पे, प्रत्यक्ष में बिंबा जी के नाम आप जानते हैं। तो जब बिंबा जी आते हैं तो बोलते हैं इनको राम राज्य जी को कि भैया एक काम करो, तुम हमको लकड़ी दो, ठीक है, और लाख दो वन से प्राप्त होने वाला, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, बाकी कोई कर और मत दो। फिर इनके बारे में अब इतना तथ्य जान के फिर हम जानकारी में घुसेंगे तब और अध्ययन करेंगे। मगर देखेंगे फिर, क्योंकि अब इनको भाई इतने साल से जब कलचुरियों के इतिहास से वो कर नहीं दिए कभी वो क्षेत्र वाले, और अब कहीं ना कहीं बिंबाजी के समय ये सब लागू कर दिए, और उनके बाद अब बिंबाजी के बाद जानते हैं कि और स्थिति खराब हो जाती है मराठों की, तो उस समय फिर इनका शोषण होने लगता है। तो फिर इनके समय राम राज्य के समय विद्रोह देखने मिलेगा आपको कि यार हम नहीं देंगे ये वो सब करके। तो फिर अंग्रेजों से प्रत्यक्ष बिंबाजी के बाद आप जानते हैं फिर आगे आप नाम पढ़ते देखेंगे प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आ जाएगा। तो मराठे लोग परेशान हो जाते हैं राम राज्य के समय में, जो विद्रोह उत्पन्न होता है कि हमको लकड़ी और लाख देने बोल रहे हैं, तो उससे परेशान होकर के जो अंग्रेज हैं वो क्या माने मराठा हैं, वो जब अप्रत्यक्ष शासन आता है मराठों का अंग्रेजों का है ना 1818 में, तो बोलते हैं कि सोना का क्षेत्र आप रखो अंग्रेज भैया, हमारे बस की बात नहीं है। तो लोग राम राज्य के विद्रोह से परेशान होकर के, क्योंकि बिंबाजी के समय इनको लकड़ी और लाख देने के लिए बोला जाता है, हालांकि आपको कहानी जब डिटेल में बताऊंगा, आप सब जोड़ के रखिए फिर इसको और हम खोलेंगे। तो उनको बोला जाता है, तो फिर बाद में परेशान होकर के वो मराठा लोग जो क्षेत्र है वो देते हैं अंग्रेजों के हाथ में सौंप देते हैं। तब अंग्रेज लोग देखते हैं कि यार राम राज्य बहुत पुराना इन लोगों का वंश चलते आ रहा है और उस क्षेत्र से बहुत ज्यादा हमको फायदा हो सकता है, क्योंकि वो भैया अपने कर तो उसके ऊपर लागू नहीं है मगर हमको राजस्व प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत समृद्ध क्षेत्र है सोना खान, सिंचित क्षेत्र है, घना क्षेत्र है, महत्वपूर्ण उर्वरक क्षेत्र है, तो हमको वहाँ भू राजस्व तो मिलता है ना। कर नहीं मिलता तो क्या हुआ, टकोली नहीं मिलता तो क्या हुआ। तो एक काम करो यहाँ पे विद्रोह नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ जहाँ उनका फायदा है वहाँ विद्रोह नहीं होना चाहिए, शांति से आदमी रहिए चाहते हैं वो शुरू में, बाद में तो ज्यादा होता है तो पूरा छीन लेते हैं। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि ठीक है राम राजे जी जाइए एक काम कीजिए, और राम राजे अपने जान फंसा लेंगे, बोलेंगे ठीक ठीक काम कीजिए। अब आप आ जाएंगे फिर कि काम कीजिए कि आप सोना का जमींदार क्षेत्र आपका ही है, आप कोई लकड़ी लाख वाख मत दीजिए इसमें, ऐसा कोई, जब आपको कलचुरी शासक ने आपके पूर्वजों को दी थी, जब आपको पट्टा दिया था उसमें ऐसा कोई भी नहीं लिखा था कि आपके ऊपर लकड़ी देना पड़ेगा, लाख देना पड़ेगा। तो आपके मूल जो आपको पट्टा प्राप्त होता कलचुरी शासकों से उसमें भी ऐसा कोई जिक्र नहीं था, तो अर्थात आपको कोई लकड़ी और लाख देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए खुश भाई, बहुत सीधे साधे होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति, तो खुश हो गए अंग्रेजों ने हमारी मदद की है। उस फिर इनको बोले कि ठीक है आपका इतना समृद्ध वन क्षेत्र है, तो एक काम कीजिए आप वहाँ से ये सामान निकालिए, और वो सामान तो बोले कि हम इतना सामान तो निकाल लेंगे और उसको खरीदेगा कौन, तो बोलते हैं कि हम खरीदेंगे, चलिए इसके लिए हम आपको पैसा देते हैं, आप उसमें और वृद्धि कीजिए। बोलते हैं अंग्रेज लोग, तुमको लगता है यार मेरे को जमींदारी भी दे दिए, राम राज्य को मेरे को जमींदारी भी दे दिए और पैसा भी दे रहे हैं उसको और बढ़ाने के लिए, और फिर उनको बोलते हैं कि खरीदने की सुरक्षा भी दे रहे हैं कि उसके लिए और पैसे देते हैं कि लो ये पकड़ो और 90 रुपया, जाओ इसको तुम अपने 30 रुपये अपने लिए रखो, और 60 रुपये उस चीज़ की रक्षा करने के लिए, रखवाली के लिए जो चौकीदार रखोगे, जो तुम उगाओगे वहाँ पे वन का सुरक्षा के लिए जो तुम हम मांग रहे हैं उसकी रक्षा के लिए 60 रुपये का चौकीदार रख लेना, मनो वही पैसा हम दे रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए, जाओ। तो इनको लगता है यार बहुत अच्छे हैं अंग्रेज, तो मेरे तुम इतना मदद कर रहे हैं। पर अंग्रेजों इनको ये नहीं पता था कि जो चीज़ ये दे रहे हैं कम दाम में से लेकर के अंग्रेजों के लिए बहुत अधिक फायदा वाला है। ठीक है, अब समझ गए बात। तो राम राज्य जुड़ो इतिहास हम समझ गए। बाकी राम राय के समय में तो राम राय से जो थे ना अंग्रेजों की भी नीति को समझ चुके थे कि अंग्रेज लोग यार इतने साल से यहाँ शोषण कर रहे हैं मेरे क्षेत्र से, अब कहीं ना कहीं हम लोग से नोच नहीं करके, क्योंकि अब देख रहे हैं आपकी यहाँ मराठा राम राजे जी को उनके अपने ट्रैप जाल में फंसा लिए और उसको पट्टा अपने पास रख लिए और उनको पट्टे को अपने अधीन कर लिए हमारे अंग्रेज लोग, और इनको एहसास भी नहीं और इनसे पैसा पूरा वसूल भी रहते। ठीक है, खुश हो गए कि मेरी जमींदारी मिली है करके। मगर राम राज जो आते हैं तो भाई हर आने वाली पीढ़ी थोड़ी समझदार होगी, तो समझदार तो समझ में आता है कि नहीं नहीं अंग्रेज में हमारा शोषण कर रहे हैं। तो राम राय बहुत विद्रोह करते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि राम राय का जब विद्रोह होता है फिर वो उसका नॉलेज भेजते हैं, फिर वहाँ से आते हैं अंग्रेज इनको पकड़ के कैद कर लेते हैं, रायपुर जेल में रखते हैं। मगर फिर सोना खान क्षेत्र में बताया हूँ कि आपका बहुत शांति बनाए रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है इस क्षेत्र से, तो इसलिए फिर इनको संधि करवाते हैं, पहले कैद कर लिए फिर संधि करवाते हैं। तो इनको लगता है राम राय को कि नहीं यार
एक तो मेरे को कैद कर लिया, लोग चाहते तो मेरे को मार देते, काट देते, फेंक देते, और वापस मेरे को मेरा क्षेत्र दे रहे हैं। तो ठीक है, मैं आप लोगों के प्रति समर्पित हूँ, मैं भी अब आज के बाद कोई विद्रोह नहीं करूंगा, और जीवन पर्यंत अपने वचन पे अटल रह करके राम राय जो है मरते दम तक फिर कभी विद्रोह नहीं करते हैं। इस तरीके से फिर राम राय तक शांति से चलते रहेगा शासन। फिर आएगा वीर नारायण सिंह का समय, जिसमें जो ऐसे तो बहुत सारे विद्रोह मतलब कि अंग्रेज अब इनको पसंद नहीं करते रहेंगे। क्यों पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि अंग्रेजों को इतने साल से यहाँ से टकोली प्राप्त नहीं हो रहा, पैसा नहीं मिल रहा है। ऊपर से सोना खान के जो जमींदार है वो कहीं ना कहीं अपने गुरु में, अपने टसन में रहते थे, तो अंग्रेजों को लगता था यार हमारे क्षेत्र में हमारे और कोई उसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतने स्टाइल में नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से देखें कि जो वीर नारायण सिंह है उनसे जलन हो जाता है अंग्रेजों को, बहुत ज्यादा इससे हो जाती है, और मौके का फायदा सोचते थे कब मौका मिले कि वीर नारायण सिंह को निपटाएं। और वो मौका मिल जाता है वीर नारायण सिंह द्वारा जब वहां अकाल पड़े रहती है उस क्षेत्र में, भीषण अकाल, लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, पूरे बिलबिला रहे हैं, भूख से एकदम रो रहे हैं। उस समय जब ये वहां के माखन व्यापारी जो कि पूरे धन का भंडारण करके रखा था, चुरा चुरा के, ताकि काला बाजारी करूंगा, अधिक अधिक रेट पे बेचूंगा, इस तरीके जो व्यापारी रहता है ये उसके दुकान को तोड़ देते हैं, गोदाम को, और वहां से अनाज निकाल के गरीबों में बांटते हैं कि लो यार तुम लोग खाओ मर जियो पहले तुम लोग, क्योंकि तुम ही मेरे क्षेत्र के आदमी हो और तुम लोगों से ही मैं हूं करके इस महान कार्य का ये करते तो हैं। और इस महान कार्य के बदले ये खुद लेटर लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर को और बोलते हैं कि भैया देखिए हम ऐसा ऐसा काम किए हैं, और एक काम कीजिए मिस्टर चार्ल्स इलियट, हम ऐसा ऐसा काम कर चुके हैं, और ये आपको खुद हम सूचित करते हैं कि हम अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए, अपने क्षेत्रीय लोगों की जान बचाने के लिए, जो हमको उचित महसूस हुआ, उनका भूख से वो तड़प के मर रहे थे उसके लिए, क्योंकि यही जो है यही यहाँ खेती करेंगे, किसानी करेंगे, तभी ये क्षेत्र फल फूल पाएगा और हम आपको पैसा बटा पाएंगे। तो अर्थात सबसे प्रथम जान है किसी को बचाना, उसके बाद कुछ और। तो ये उस गोदाम का अनाज हम बांटे हैं, ये खुद सूचना देते हैं चार्ल्स इलियट को। और चार्ल्स इलियट को लगता है कि ये कहीं ना कहीं कानून का वो है, मतलब कि भाई क्या होता है कि जब इनका शासन पर भारत, उनको लगता है कि मेरे मर्जी के बिना कैसे कर दिए तुम, अरे भाई आदमी मर रहा था तेरे से पूछने आऊंगा मैं, टेलीफोन है क्या वहां पे, तो वे कर दिए वो। जिसको लगता नहीं नहीं ये कानून का उल्लंघन कर रहा है वीर नारायण सिंह, इसको पेश होने बोलो। और अभी पेश नहीं हो पाते हैं क्योंकि उस समय अकाल की स्थिति है, वहां के लोग परेशान है, तो उस भैया मैं अपने आदमी को पहले संभालू कि तेरे पास आके मैं तेरे को सफाई दूं पहले। तो वीर नारायण सिंह नहीं जाते हैं, तो चार्ल्स इलियट की मिर्ची लग जाती है कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं पूरे छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर और मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, इतना इसका हिम्मत। इस तरीके से उनकी मिर्ची लगती है, उस मिर्ची में जाओ गिरफ्तार करके लेकर के आओ पूरे, इनको बोलते हैं वीर नारायण सिंह को, और उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देते हैं। फिर इनको पकड़ के जेल ले आया जाता है, वहां से फिर ये वापस भाग जाते हैं, फिर विद्रोह कर देते हैं, फिर इनको लेके आया जाता है, फिर इनको वापस डाला जाता है, बहुत विद्रोह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर देखेंगे कि ये पराजित कर देते हैं अंग्रेजों की सेना को, वो सब फिर पराजित करते हैं। फिर जब हारते रहते हैं अंग्रेज लोग, फिर वैसी जमींदारों को मदद लेते हैं, आसपास के जो होते हैं बेमान जमींदार, उनसे मदद लेते हैं, जिसमें खरौद का, लवन का, और इनके जो चाचा रहेंगे, इन्हीं के खानदानी दुश्मन रहेंगे, है ना, देवरी के, वो जमींदार जो चाचा महाराज जो होंगे देवरी के, वो मदद करेंगे अंग्रेजों का, और इनके मदद कर पा करके फिर जो अंग्रेज आएंगे स्मिथ, वो वीर नारायण सिंह को एक पहाड़ी से पकड़ के गिरफ्तार करके ले आएंगे, फिर रायपुर जेल में बंद कर देंगे। और जिस समय वीर नारायण सिंह पहली बार जेल से भागे रहते हैं, उसी समय संबलपुर से सुरेंद्र साय जो है संबलपुर विद्रोही, वो हजारीबाग के जेल से भागे रहते हैं, उसी काल के आसपास की बात है, इसलिए हम इनके बाद सुरेंद्र साय का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया। फिर इनको ले जाके जयस्तंभ चौक में एक चार्ल्स इलियट पूरा लिखता है, लेख लिखते हैं, और इनको जो स्मिथ वो भी लिखता है कि यार बहुत पराक्रमी साहसी आदमी था, और इसको क्षमा मत देना भैया, तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा, एक बार तो संभाला अब दोबारा नहीं संभाल पाऊंगा। इनको फिर फांसी दे दी जाती है वर्तमान जयस्तंभ चौक में, और उसी जयस्तंभ चौक से फिर प्रण लेते हैं हनुमान सिंह कि मैं इसी जगह से प्रण लेता हूं कि मैं अंग्रेजों को मारूंगा करके, और फिर उनका विद्रोह चालू होगा। तो संबलपुर वाला विद्रोह देखे, हनुमान सिंह वाला विद्रोह देखे, वीर नारायण सिंह जोड़ के। फिर इनके जो बेटे हैं, क्योंकि इनके समय सुरेंद्र साहब भाग चुके हैं और इनको भी जेल में बंद कर दिया गया था, जब इनके पिताजी को मृत्युदंड देते हैं, तो 1860 में इनको छोड़ते हैं गोविंद सिंह को, तो वहां छूट के वापस अपने जमींदारी क्षेत्र में आते हैं। और क्योंकि इनके जो चाचा थे देवरी के, उन्होंने ये मदद की थी अंग्रेजों का इनको पराजित करने में, तो ये वापस आते हैं और अपने चाचा को काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े में काट देते हैं गोविंद सिंह, कि तुमने विश्वासघात की थी मेरे पिताजी के साथ, तो तुम जिन्हें कोई हकदार नहीं हो। फिर सोना खान क्षेत्र, क्योंकि अंग्रेज लोग जो उनको उपहार स्वरूप दे देते हैं, सोना खान का जो जमींदारी क्षेत्र है वो उपहार स्वरूप उनके चाचा को देते हैं, है ना, तो चाचा को देते हैं, तो वही वहां पे राज करते रहता है। तो जब आते हैं गोविंद सिंह, देखते हैं मेरे क्षेत्र में राज कर रहा है और मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात किया था, तो पूरा काट देते हैं, टुकड़ा टुकड़े में काट के पूरा बोटी बोटी कर देते हैं, और फिर वहां से विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। वो किसके साथ मिलके? सुरेंद्र साय के साथ मिल करके, है ना, इनके समय जो भाग रहते हैं हजारीबाग जेल से मिलकर के भागते हैं और परेशान करते हैं अंग्रेजों को, और रायपुर से लेकर के बस्तर तक पूरा अंग्रेजों को नाक दम कर देते हैं। और बहुत साल की मशक्कत के बाद सुरेंद्र साय को जब पकड़ लेते हैं अंग्रेज लोग, और उनको भी जेल में डाल देते हैं असीरगढ़ के किले में, और वहां पे जब तक वो मरते नहीं तब तक उनको दंड देते रहते हैं। सुरेंद्र साय को बहुत प्रताड़ना करते हैं। तो ये इनको समझ में आता है गोविंद सिंह को कि नहीं नहीं नहीं, कहीं ना कहीं अब सुरेंद्र साय को पकड़ लिए हैं, अब मैं हो गया हूँ अकेला,
तो अब मेरे को भी अंग्रेजों की ताकत के सामने समझदारी रखना चाहिए और संधि कर लेना चाहिए। तो गोविंद साहब फिर संधि करते हैं, जिस संधि के तहत इनको फिर से इनका जो सोना खान जो जमींदार क्षेत्र रहता है वापस प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो कंप्लीट रोड मैप है सोना खान जमींदारी का आपके दिमाग में तैयार हो चुका है ना, जहां तक मैं समझता हूं। तो इसके आगे जो हम डिटेल अब प्रवेश करेंगे, उस प्रवेश करने के बाद हम देखेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मगर एक बात कह दूं मैं कि जो आपको पढ़ा रहा हूं अभी, है ना, आप देखो कहीं आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको एक ही बार पूरा कहानी हो जाए, सोना खान का पूरा इतिहास ही खत्म हो जाए, यह सबको कहीं मिलेगा नहीं। आप पढ़ेंगे समझेंगे तो जुड़ेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको काट छाट के एक ही बार में इतना सब दे दिया और आपको एक रोचक कहानी के माध्यम से पूरा समझा दिया मैं। तो इस तरीके से आपको दिमाग में हमेशा ही स्थापित हो जाएगा और इस पे महसूस कीजिए कि कैसे इस क्षेत्र के वीर लोग इतने आगे, जब हम डिटेल जाएंगे तो आपको बताऊंगा बहुत रोचक तरीके से। तो चलिए, तो इस जो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपने जीवन में कुछ सफलता हासिल कीजिए और उसके बाद सफलता हासिल करके जरूर इस गुरु जी को एक बार याद कीजिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।